नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। अगर मैं ये कहूं कि 11 साल में सबसे बड़ी गलती कर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ से उलझकर, तो गलती नहीं होगी। लेकिन मैं तो मानता हूं ये सब स्टार्स होते हैं, शायद गिरोह का खेल होता है। और कहा भी जाता है कि जब आपका बुरा वक्त समय चल रहा होता है, आपका बुरा वक्त होता है, तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और मैं इसलिए कहूंगा कि पिछले सालों से, मतलब कितने 20 22 24 सालों से मोदी जी के सितारे बड़े बुलंद थे। कहीं पे भी उनकी हार का मतलब ही नहीं था, तरक्की ज़िंदगी की यूँ ही होती जा रही थी। लेकिन ये बात भी सर्वमान्य सत्य है कि जो आदमी ऊपर जाता है, वो धीरे-धीरे नीचे आता है। लाइन है भी कि बुलंदी पर पहुँचना मुश्किल नहीं है, लेकिन बुलंदी पर टिके रहना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये बात शायद प्रधानमंत्री जी को भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये उम्र का उनका ऐसा काल है, सितंबर में वो 75 साल के पूरे हो जाएँगे और 75 साल में उनकी आफत हो रही है कि साहब इस्तीफ़ा दे दीजिए। भागवत जी ने इशारा भी कर दिया कि तुम्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए 75 साल के आदमी को। इस बीच में जगदीप धनखड़ नाम की एक नई मुसीबत उनके सामने आ गई। केवल सामान्य इस्तीफ़ा हो तो मान लिया जाता। लेकिन जिस तरह से इस्तीफ़ा हुआ, उसने विपक्ष को एक मौका दे दिया, पूरे देश को ये मैसेज दे दिया कि मोदी जी अब पूरी तरह से शायद तानाशाही व्यवहार पे उतर आए हैं, कि जो उनके जरा सा भी दाएं-बाएं होगा, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में अब रह नहीं पाएगा। उसके बाद धनखड़ जी के मकान खाली करने को लेकर तमाम जगह सोशल मीडिया पे खबरें चलने लगी। तरह-तरह के बड़े संस्थानों ने भी किया कि धनखड़ जी ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, जल्दी मकान खाली कर दिया जाएगा। कुछ तो अति उत्साह में आ गए कि नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन नोटिस-वोटिस इतनी जल्दी नहीं दिया जाएगा। चंचूड़ साहब को तो मकान खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जुटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भैया इनसे मकान खाली करा लो, ये मकान खाली नहीं कर रहे हैं। तो धनखड़ जी को तो भला इतनी जल्दी मकान खाली कैसे कराया जाएगा, लेकिन धनखड़ जी सुना जाता है, खुद ही मकान जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी, नैतिकता दिखाने की उन्होंने बात कही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी विदेश गए हैं, तो विदेश में भी धनखड़ जी का जिन्न पीछे नहीं छोड़ रहा। अमेरिका और लंदन से आज मेरे पास ही मेरे मित्रों ने फ़ोन किया, जो भारतीय मूल के हैं। वो उनका कहना था कि भारतीय मूल के जितने लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये हो क्या रहा है। हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट इस तरह इस्तीफा दे देता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर उसके घर तक नहीं जाता पूछने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं होता कि धनखड़ जी के हालचाल पूछ लें। क्या इस देश में अब क्या डेमोक्रेसी ऐसी ही चलेगी? देश में क्या लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा? वजह क्या है? कारण क्या है? क्यों धनखड़ जी को किनारे कर दिया गया? और मानसून सत्र शुरू हुआ है संसद का पहले दिन, और पहले दिन से ही, इससे पहले ही ये वाली शुरुआत हो गई। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी परेशानी भरी बात है ये। इतना आसान नहीं है कि जगदीप धनखड़ को आप सोचे वो किनारे कर दिए जाएं। अभी वो खामोश हैं, लेकिन जब खामोशी टूटेगी, तो एक बड़ा तूफान बनने की आने की उम्मीद है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति कौन होगा। तेलंगाना के सीएम ने आज डिमांड कर दी कि दक्षिण से होना चाहिए उपराष्ट्रपति। चंद्रबाबू नायडू सबसे बेहतरीन बार्गेनर माने जाते हैं। अपना विपक्ष में रहते हुए भी, क्षमा कीजिएगा, सत्ता पक्ष में रहते हुए भी उन्होंने एक राज्यपाल अपनी पार्टी का बनवा लिया। नीतीश बाबू इतना बड़ा खेल नहीं कर पाए जितना चंद्रबाबू नायडू ने कर लिया। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए भी क्या नीतीश की पार्टी या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अब चाहेगी कि वाइस प्रेसिडेंट उनकी मर्जी का हो? और क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मर्जी के बिना उपराष्ट्रपति चुन लेगी बीजेपी? क्या संघ इसके लिए सहमत हो जाएगा? तमाम बड़े-बड़े सवाल हैं, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान हैं आज। भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं केपी मलिक जी। बहुत साफ-साफ, बहुत तीखा-तीखा, बढ़िया-बढ़िया बोलते हैं, तो मैं आपको पास ले चलता हूँ उनको। सुनवाता हूँ। केपी मलिक साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में। जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे की खबर अब विदेश में भी गूंजने लगी है। प्रधानमंत्री जी हाउस छोड़ के, संसद छोड़ के निकल लिए कि यहाँ जितना हल्ला होना है उतना हल्ला होता रहे। वो विदेश पहुंच गए, और विदेश पहुंचने के बाद आज पूरे दुनिया भर के तमाम देशों में जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनमें इस बात की चर्चा रही कि क्या धनखड़ जी का वाइस प्रेसिडेंट के देश का इस्तीफा इस तरह होना, किसी भी नेता का हालचाल उनका ना पूछना ठीक है, या भारत के लोकतंत्र पे कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं? मलिक साहब। संजय जी, पहले तो आप ये देखिए कि भारत में मानसून सत्र का तीसरा ही दिन था और प्रधानमंत्री जी जो है टूरिज्म पे निकल लिए। तो इसका मतलब है कि कोई खास नहीं समझते वो मानसून सेशन को।
दूसरा, आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। हमारी और आपकी चर्चा जो परसों हुई थी, मैंने आपको ये बताया था कि भाई कुछ सांसद हैं, उनका दम घुट रहा है, वो कई सारी चीजें कर रहे हैं, और मैंने ये कहा था कि इस मानसून सत्र में कई ऐसे विकेट गिरेंगे और कई ऐसे विकेट खड़े होंगे। लेकिन मुझे खुद को अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा विकेट गिर जाएगा। अब आप ये समझिए कि ये इतनी जल्दी अगर हो रहा है, तो समझिए ऐसे कई सारे विकेट और गिरेंगे। और अभी जो ये लड़ाई है, अब सोशल मीडिया पे कई लोगों ने मेरी खिंचाई करने की कोशिश की है कि नूरा कुश्ती है और ये तो हवा हवाई बातें करते रहते हैं, नई रामायण लेके आ गए हैं, नया धारावाहिक लेके आ गए। तो आपको याद होगा जब मैं अक्सर कहता था कि दिल्ली और यूपी में, दिल्ली और लखनऊ में तल्खी चल रही है, तो कई लोग कहते थे नहीं नहीं सब ठीक है, और वो तल्खी हमारे आपके सामने 2024 में आ गई। आज वही बात जो मैंने बताई थी आपको कि आरएसएस और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच तल्खी है। आज मैं एक नया बहुत बढ़िया एंगल आपको और दे रहा हूं कि अब जो हम भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस कहते थे और उसमें हम मोदी शाह जोड़ते थे, अब उनको भी अलग अलग करिए। अब कहीं ना कहीं मामला ट्रायंगल का आ गया है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे मोदी जी सहमत है, मोदी जी चाहते हैं, लेकिन शाह साहब नहीं चाहते। और जिस चीज को शाह साहब चाहते हैं उसको मोदी जी नहीं चाहते। उसका नतीजा है कि जो जो बड़ा विकेट गिरा है, ये किसका है, ये किस पाले का है। अभी जो अगला विकेट बहुत जल्दी गिरने वाला है वो किसके पाले का है। तो ये सारी चीजें आपको बता देंगी कि मामला क्या चल रहा है और ऐसे में किसकी कुर्बानी होगी, किसका किसका बलिदान होगा और किसको यूज किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। और ये मानसून सत्र कई लोगों के लिए बढ़िया छतरी लेके आया है और कई सारे लोगों के ऐसे कपड़े भीगेंगे कि उनका नील उतर जाएगा, और जब वे कपड़े उतारेंगे तो वो नीलधर बन जाएंगे। जैसे आपने देखा ना, कई सारे लोग जो है उनका कलर उतर जाता है और जो बढ़िया नील लगा के घूम रहे हैं, और जब सच्चाई पता लगती है, अरे ये तो कुछ और है, अभी तक बने कुछ और घूम रहे थे, तो वो सच्चाई भी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। बड़ा ही हास्यास्पद और बड़ा ही मजेदार ये जो है मानसून सत्र होने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है केपी मलिक साहब। इस बीच में हम सीधे नागपुर चल रहे हैं। नागपुर में एक जर्नलिस्ट जिनका संघ और बीजेपी के सूत्र बड़े बढ़िया हैं, राजीव रंजन, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव भाई बहुत बहुत स्वागत है। आपने केपी मलिक जी को आप सुना होगा, या आपके आने से पहले केपी मलिक जी कह रहे थे कि ये जो मानसून सत्र है ये और कई बड़े धमाके लाने वाला है। क्या धनखड़ जी के धमाके से बड़ा धमाका होने वाला है? मंत्रिमंडल में कुछ चेंजेस की खबर चल रही है कि कुछ मंत्री हेड विकेट होंगे, हटा दिए जाएंगे, कुछ की नई एंट्री है। क्या संजय जोशी को लेके कोई नई सूचना है राजीव जी? क्या होगा? केपी मलिक जी का इशारा किधर है कि अभी और विकेट गिरेंगे? आपके पास क्या सूचना है? आप नागपुर में बैठते हैं, गडकरी जी आपके सांसद हैं, संघ मुख्यालय थोड़ी दूर पे आपके घर के, तो आपके पास जरा खबरें इनपुट ज्यादा अच्छी रहती हैं हमारे मुकाबले में, मेरे मुकाबले में कम से कम। बताइए क्या सूचना है राजीव भाई, विकेट क्या कुछ और गिरेंगे? मलिक साहब नमस्कार। संजय जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि कल जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी कि ओवरहॉलिंग एंटायर कैबिनेट की होने वाली है, ठीक है। तो इसमें अब किसकी विकेट गिरेगी किसकी नहीं गिरेगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जहां जहां पे संकट टिक होगा वो बच जाएंगे, जहां जहां क्रॉस होगा वो निकल जाएंगे। तो ये मानसून सेशन के अंदर ही हो जाएगा कि उसके बाद होगा, टाइमिंग जो है इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। पर सितंबर के पहले, सितंबर तक जो है आपको कई सारे ओवरहॉलिंग कैबिनेट के अंदर में नजर आएगी, ये तय है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बोला कि संजय जोशी जी का क्या हो रहा था, संजय जोशी जी की वही स्थिति है जो कल हमने डिस्कस किया था। एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं है। उनके नाम को लेके जो है संघ जो है वो डटा हुआ है, टिका हुआ है, और वही कारण है कि पिछले 1-1.25 साल से हम देख रहे हैं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नया ये नियुक्त नहीं कर पाए। देखिए, अभी जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो पिछले कई महीनों में हुआ है संजय जी, वो ये हुआ है कि एक डिस्टेंस जो है संघ और बीजेपी में बढ़ रहा है। फ्रिक्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है।
इश्यूज को लेके आ रहे हैं, फ्रिक्शंस। और संघ को जितने दिनों से आदमी देख रहा है, समझ रहा है, जहां भी संघ को ऐसा लगता है कि किसी लीडर के कारण उसकी इमेज के ऊपर में आंच आ रहा है, तो वो उस लीडर से अपने आप को अलग कर लेता है, दूर कर लेता है। तमाम तरीके के पॉलिटिकल और इन्फोर्समेंट एजेंसीज के प्रेशर के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बॉयंट जो है वो एक कल्चर डेवलप हो गया, जहां पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं कर सकते हो। और ये अब धीरे धीरे सोशल मीडिया जो है इसने मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्लेस कर लिया है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी की क्या बोला जाए, क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिस तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस चीज को लेके संघ जो है वो बड़ा परेशान है। क्योंकि 2014 में ये उसके तुरुप के इक्के थे। सब इंडिया में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी के बारे में जानते नहीं थे। जैसा इमेज बनाया गया, जैसा ब्रांड बनाया गया, उसके हिसाब से सारी चीजें चली, ठीक है। पर अब 10-11 साल में शिथिलता आ गई है, लोगों को समझ में आने लगा है कि नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल कैसा है। और कल की जो इवेंट हुआ उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाई धनखड़ जी जो इनकी कोर टीम में थे, जैसा कल मैंने बताया कि उनको हमेशा सबसे डिफिकल्ट टास्क दिए गए। वेस्ट बंगाल जैसा जो टफ स्टेट था, जहां पे बीजेपी अपने आप को बढ़ाना चाह रही थी, वहां पे धनखड़ जी जो है वो ऐसा लग रहा था कि वही मेन विपक्ष है ममता बनर्जी के खिलाफ। हमने राज्यसभा में भी वही चीज देखा उनको करते हुए। तो ये नरेंद्र मोदी और उनकी कोर टीम के बहुत प्रॉक्सिमिटी में, बहुत क्लोज थे। और सडनली उनको जिस तरीके से छिटक दिया गया है, सडनली जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि वही नड्डा साहब जिन्होंने कहा था कि संघ की हमें जरूरत नहीं है, वही नड्डा साहब जो है यहाँ पर मेन कास्ट मेन रोल निभा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि सदन में जो मैं बोलूंगा वही जाएगा, तो हम बोलेंगे वही जाएगा। आप देखिए पीठासीन अधिकारी जो है वो सुपर बॉस रहता है। आज तक हमारे 1947 से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, और 1951 जब से प्रजातंत्र का हम देख रहे सदन की एक कल्चर जो डेवलप हुआ है, किसी भी पॉलिटिशियन, रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन ने इतना गर्व से भरा हुआ, दंभ से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो हम बोलेंगे वही जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का दंभ, इस तरीके का अहंकार, इस तरीके का घमंड ये शो करता है कि ये सारी लाज लज्जा को जो है पीछे छोड़ चुके हैं। तो नड्डा जी उस टाइम भी अहम भूमिका में थे, और उसके बाद हमने देखा कि 400 का जो सपने जो लोग पाले हुए थे वो 240 पे आ गए। तो अभी भी नड्डा जी हैं वही मेन रोल में। अभी आगे आने वाले में दिनों में दिखेगा कि किस तरीके से जो है नड्डा जी ने जो भूमिका निभाई है उसके रिपरकशन, उसके दुष्परिणाम कैसे होते हैं। जी संजय जी। देखो मलिक साहब, जो राजीव रंजन जी ने कहा कि पहले भी नड्डा जी ने चुनाव से पहले ओवर कॉन्फिडेंस कह लूं मैं, अहंकार कह लूं, संघ को छोटा दिखाने की कवायद कर लूं, जो भी हो, लेकिन नड्डा जी ने कहा ना कि हमको संघ की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से उसके बाद संघ जुट गया कि अब हम बताते हैं कि जरूरत कैसे पड़ती है। उसके बाद संघ ने जिस तरह से पर कतरे हैं गुजरात लॉबी के, वो भी सबके सामने हैं। क्या लग रहा है जो राजीव रंजन कह रहे हैं कि अब मामला इस हद तक बिगड़ चुका है कि चीजें बहुत खराब हो रही हैं। जिस तरह से धनखड़ जी का मामला तूल पकड़ा, आज जो खबर आई कि मकान भी कल जल्दी खाली कराने वाली बात हो रही है, उनसे मिलने नहीं जा रहा, ये सारी चीजें मिला के क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये मैसेज है कि पार्टी जो है वो अब थोड़ा थोड़ा तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, पार्टी के अंदर डेकोरम खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है? आपका क्या मानना है मलिक साहब? संजय जी, आप ये समझ के चलिए कि नड्डा जी जब जब बोलते हैं तब तब जरूर बड़ा होता है। नड्डा जी ने बोला था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो आपको पता लग गया यूपी में। उसके बाद अब नड्डा जी बोल रहे हैं तो समझ जाओ एक और बड़ा होने वाला है। आपको संजय जी मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक तो मैं राजीव भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि संजय जी आज भी मेरे नजरिए से नंबर 1 है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई बनेगा तो वो संजय जोशी बनेंगे। आज तक की पुष्टि आपको कर देता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो आपको कहा था कि अभी ट्रायंगल बन गया है, अभी मतभेद इधर हो गए हैं, अभी और विकेट गिरेंगे, और जैसे जैसे विकेट गिरेंगे आपको अंदाजा होता जाएगा कि कौन मजबूत हो रहा है और कौन कमजोर हो रहा है। यहां पे पिछले दिनों इस तरह की स्थिति बन गई थी कि सरकार को बचाया जाए या संघ को बचाया जाए। आपको यह देखना होगा
क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि अगर इसी तरह से सरकार चलेगी, इसी तरह से पार्टी चलेगी, तो कहीं संघ तो खत्म नहीं हो जाएगा। संघ ऐसा तो नहीं संघ का ही अस्तित्व ही खत्म हो जाए। भाई अगर आप इनकी पसंद के किसी व्यक्ति को संघ प्रमुख बना देते हैं और ये परिस्थितियां बन जाती हैं कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और 11 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन पे इस्तीफा देना पड़ जाए संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को, और फिर कौन बनेंगे? ओसबोले जी कौन है, कहां से आते हैं? ओसबोले जी बन गए तो फिर क्या होगा? फिर तो बम बम हो जाएगा, फिर तो वो चढ़ ही रहा है आज तो शिव शंकर पे जल, फिर तो ऐसा सब जगह जल चढ़ेगा यहाँ। तो आपको ये परिस्थितियां समझनी होंगी कि संघ बोलता नहीं है, वो करता है। और ये जो विकेट गिरा है इसके पीछे कहीं ना कहीं संघ है, ये आप समझ लीजिए। और संघ जो है चुपचाप जो करना है करता है, और ये लोग बोलते हैं और नड्डा जी में स्पीकर का तार लगा देते हैं, माइक कहीं और रहता है। अब ये जो नड्डा जी ने बोला है, ये नड्डा जी थोड़ी बोल रहे हैं, नड्डा जी के अंदर कोई और बोल रहा है, ये तो हम और आप भी जानते हैं। ये तो खाली जैसे क्या होता है कि जो पुराने जमाने में हमारे आपके यहाँ पे गांव में या छोटे शहरों में एक बड़ा स्पीकर आता था, भोपू जिसको बोलते थे, वो छत पे रख देते थे और वो रिकॉर्डर नीचे चलता था, तो रिकॉर्डर तो अंदर कहीं कमरे में चल रहा है, आवाज खाली इधर से आ रही है। तो आपको ये समझना होगा कि परिस्थितियां कितनी गंभीर हो चली है। और आज ये क्या चुपचाप बैठ जाएंगे? क्यों हटाया गया है? भाई उपराष्ट्रपति का पद कोई छोटा तो नहीं है, और जो कुर्बानियां दी हैं और जिस लिए इनको बनाया था आपने, फ्री में तो बना नहीं दिया था इनको, इनकी कुछ काबिलियत होगी, इन्होंने कुछ काम किया होगा, तभी तो आपने इनको गवर्नर बनाया, उसके बाद आपने इनको उपराष्ट्रपति बनाया। तो अभी इनकी आपको लगा कि इनकी उपयोगिता खत्म हो गई है, तो क्या ये हिम्मत दिखाएंगे सतपाल मलिक बनने की, या इनकी भी फाइलें वूलें तैयार हो गई हैं? तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। और वो जो मैंने आपको बोला था कि अंदर जो लावा पकड़ा है, वो लावा भी अपना करिश्मा दिखाएगा आने वाले समय में, और बहुत सारे बदलाव इसी मानसून सेशन में आप देखेंगे। और जो बच जाएगा वो मानसून सेशन के तत्काल बाद आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देंगी। बहुत सारी चीजों का यहाँ खुलासा करना, बहुत सारी चीजों का अभी से कह देना भी गड़बड़ हो जाएगा कि सारा मामला फिर खुल जाता है। उसी मामले पे कई आगे जो हमने आपको बता दिया और हमने आपके अलावा किसी चैनल पर नहीं बताया, उसी प्रकार मलिक साहब आप पहले ही खोल देते हैं पत्ते, या नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी विकेट गिर जाएगा, और पहले ही दिन गिर गया। बताइए जी। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा था मुझसे कि सत्र में बहुत जल्दी विकेट गिरेंगे, और पहले दिन ही विकेट गिर गया। राजीव भाई, जिस तरह केपी मलिक साहब बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं मुझे कि अब कुछ भी हो जाए संजय जोशी बनेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे याद आ रही है कि मेरी आपकी बातचीत थी, वो पहला दिन था जब संजय जोशी का नाम हम लोगों ने लिया था। आपकी सूचना थी, नागपुर की सूचना थी, वो पहला दिन था और हंगामा मच गया था। संजय जी थोड़ा जोर से बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। वो पहला दिन था जब ये बात हुई कि संजय जोशी का नाम कहां से आया, और आज संजय जोशी का नाम इतना चर्चा में आ गया कि मलिक साहब कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी है कि पार्टी के अंदर संजय जोशी को ही अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है संघ की तरफ से। क्या लग रहा है मोदी जी के लिए जीवन में इससे बुरा कुछ हो सकता है अगर संजय जोशी अध्यक्ष बन गए तो कैसे बनेंगे? मैं राजीव भाई से पहले एक टिप्पणी कर दूं। राजीव भाई आपकी इजाजत हो तो छोटा सा एक मैं इस पे बोल दूं, फिर आप आगे बढ़ाइएगा। संजय जी आप ये देखिए कि एक तो ये है कि संजय जोशी, जो संजय आपके नाम राशि हैं, 2008 से वो किनारे हैं और उनके पास पार्टी का या कोई पद नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, और लगातार विरोधी दलों से उनको राज्यसभा के ऑफर आ रहे हैं और वो नहीं जा रहे हैं। ये तो दर्शाता है कि वो कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं और कितने बड़े वो पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, ये विपक्ष समझता है। दूसरी बात आप ये समझिए कि संजय जोशी ने आज तक भी कोई बयान किसी को नहीं दिया। मेरी लगातार उनसे बातचीत होती है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे ये कहा कि मलिक साहब आपने ये जो मामला चलाया है,
और इससे मेरा नुकसान हो गया है। हमने कहा जी क्या नुकसान हो गया है कि मेरे पास जो 200-300 लोग चाय पीने आते थे अब वो हजारों की संख्या में आने लगे हैं, ये मेरा नुकसान आपने कर दिया है। तो मैंने कहा देखिए हम लोग नुकसान करने के लिए ही हैं, फायदा तो आपका बहुत लोग करा देंगे, उनको बुला लीजिए, हमें बुलाएंगे या हमसे बात करेंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि हमारा भी कई जगह होता है। जी सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ राजीव भाई, वो मजेदार बात है, बात भी ठीक है कि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आए कि आप संजय जोशी का नाम मत लीजिए, आपका चैनल पे सबसे पहले आया और बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है संजय जोशी। लेकिन जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं संजय जोशी अध्यक्ष बनेंगे, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। मोदी जी मान जाएंगे और कैसे संजय जोशी फिर कैसे बन सकते हैं अध्यक्ष? नहीं, मोदी जी अगर मानते तो ये 1.25 साल चीज खिंचती नहीं ना। 1.25 साल से वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो क्लेम करती है कि हमारे 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, ये पार्टी आईसीयू में चल रही है। इसका जो पोस्ट है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इसको कॉन्स्टेंटली इंजेक्शन मार के 1.25 साल से जो है चलाया जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति चला रहा है जिसके पास में 3-3 और मंत्रालय है। नड्डा साहब के पास में 3-3 और मंत्रालय हैं, साथ में वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। तो आप ये समझिए कि जरूर कोई ना कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसके कारण में जो है, देखिए ये 3 ही लोग हैं, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह और तीसरे नड्डा जी। उसमें भी आप समझ लीजिए कि 2.5 लोगों के इर्द गिर्द पावर है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आधा नड्डा जी, ठीक है। तो ये 2.5 लोग जो है ये मिलकर आज की डेट में पूरी पार्टी को चला रहे हैं। और ये 2.5 लोगों के कारण जो है आप देखिए 1.25 साल से लेकर 1.5 साल तक में भाजपा के जितने भी राज्य हैं, कायदे से इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इन सब जो 30 स्टेट्स है जहां पे पार्टी का प्रेजेंस है अलॉन्ग विद द यूनियन टेरिटरीज एंड अदर प्लेसेस, इसके इंपॉर्टेंट पोस्ट और डेजिग्नेशन पे लोगों की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। राज्यों में प्रेसिडेंट्स मिल जाने चाहिए थे। पहले क्या बहाना दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बीजेपी का वो ये बोलता है कि जब तक 50% राज्य के प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे तब तक नेशनल प्रेसिडेंट नहीं बनाया। अब उस चक्कर में जो है इन्होंने लंबा खींच डाला। महाराष्ट्र को अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले मिला है स्टेट प्रेसिडेंट, ठीक है। इसी तरीके से बाकी राज्यों का भी वही हाल हम देख रहे हैं। तो भाई आप ये समझिए कि जो वर्ल्ड की हाँ मुझे लग रहा है कि नहीं अनाउंस कर पा रही है, और नेशनल प्रेसिडेंट चूंकि अनाउंस नहीं होना चाहिए इसलिए वो स्टेट में भी प्रेसिडेंट्स के नाम की घोषणा नहीं कर रही है। इसका अर्थ समझिए कि कितना ज्यादा जो है वो प्रेशर है ये 2.5 लोगों के ऊपर में कि वो सत्ता में बने रहे। बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए अध्यक्ष नहीं जीत पा रही। केपी मलिक जी, तेजस्वी यादव का एक बड़ा सनसनी वाला बयान शाम से वायरल हो रहा है। आईएनएस को उन्होंने बयान दिया और कहा कि हम अपने बाकी सहयोगी दलों से बात करेंगे कि क्यों ना फिर हम चुनाव का ही बायकॉट कर दें, कि जिस तरह की वोटर लिस्ट बन रही है, जिस तरह की बेईमानी की प्लानिंग हो रही है, चुनाव लड़ने से फायदा ही क्या है। और मैं भी मान रहा हूँ कि अगर वोटर लिस्ट ही आपकी ऐसी बन रही है कि आपके हाथ पैर पीछे बांध दिए जाए और कहा जाए फुटबॉल खेलो, तो आप कैसे खेल पाएंगे। अगर वोटर लिस्ट से ही करोड़ों का नाम निकाल दिए जाएंगे, तेजस्वी यादव का ये कहना कि हम बात करेंगे कि चुनाव का बायकॉट कर दीजिए, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन इस बात पे राजी हो जाता है, 28 तारीख को फैसला सुप्रीम कोर्ट में यह आता है कि आधार कार्ड नहीं यूज किया जाएगा, आधार कार्ड के आधार मान नहीं होगा, और इंडिया गठबंधन ये फैसला कर लेता है कि भाई हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है, तो क्या लगता है क्या हो पाएगा, बिहार में क्या होगा और देश में क्या होगा? नहीं संजय जी, निश्चित तौर पे इस तरह की चीजें आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव हो रहे थे और वहां पे इलेक्शन कमीशन का जलवा हमने देखा था, तब भी इस तरह की चर्चाएं उठी थी। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में मुख्य विपक्षी दल हैं और आज भी वो सबसे बड़े दल हैं, सबसे ज्यादा एमएलए उनके पास है। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो इस बात को बहुत सीरियस लिया जाना चाहिए और वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और अगर चुनाव आयोग की इसी तरह की जो है हठ धर्मिता रहेगी तो विपक्ष, इसके अलावा विपक्ष के पास कोई चारा बचता नहीं है।
और निश्चित तौर पे दबाव कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बनेगा, निश्चित तौर पे दबाव कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की स्थिति बने। और ये साफ बात है, इस पे हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि आप आधार कार्ड से बैंक को लिंक करते हो, आधार कार्ड से आप पैसे का लेन देन करते हो, आप मनरेगा करते हो, आप किसानों को 6,000 रुपए देते हो, उसमें भी आधार कार्ड मांगते हो, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये वोटर आई कार्ड पे इसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ये तो एक मजाक लगता है देखने में। भाई अगर आपको आधार कार्ड में इतनी सारी खामियां नजर आ रही हैं, तो फिर आधार कार्ड को आप बैंक से कैसे जोड़ सकते हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं जो ये इंगित करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना गड़बड़ करने की मंशा है, और चुनाव आयोग को वो एज ए टूल यूज करना चाहती है बिहार में, जिसका विरोध विपक्षी दल कर रहे हैं। तो ये जो निश्चित तौर पे तेजस्वी का कहना है, इस पे विपक्ष को विचार करना चाहिए, तभी चुनाव आयोग के ऊपर भी दबाव बनेगा और सरकार के ऊपर भी दबाव बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव जी। मैं सवाल आपसे लूंगा कि जो तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर इसी तरह बेईमानी हुई, इसी तरह वोटर लिस्ट तो चुनाव का बायकॉट कर देंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है, चुनाव के बायकॉट जैसी स्थिति आती है, तो बिहार में, पूरे देश में इसके क्या परिणाम होंगे राजीव जी? बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे, और मेरे ख्याल से तो इनको करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सिस्टमैटिक किलिंग हो रही है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी को जो है चुन चुन के ऐसे पेन पॉइंट जो है वहां पे हिट किया जा रहा है, जिससे पूरी की पूरी ये व्यवस्था ही जो है वो अस्थिर हो जाए, वो कोई अर्थ नहीं बनता है। उस व्यवस्था के बीच में आप अपनी जगह ढूंढने या तलाशने में लगो, क्योंकि ये आपके जीतने के हर मार्ग को जो है वो बंद कर रहे हैं। आप बेईमानी से हर युद्ध को जीते जा रहे हो, यहां तक कि इतना ज्यादा बेईमानी बढ़ गया कि सरसंघचालक को 1 साल पहले चुनाव के बाद में कहना पड़ा कि प्रतिद्वंदिता अच्छी बात होती है, पर प्रतिद्वंदिता में नैतिकता का स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो भाई जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उंगली पकड़ पकड़ के मोदी जी यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर उसका सरसंघचालक ये बोल रहा है कि नैतिकता होनी चाहिए प्रतिद्वंदिता में, तो उससे आप समझ जाइए कि स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। अब इस खराब स्थिति के ये अघोषित जो है, ये अघोषित बेईमानी और अघोषित आपातकाल चल रहा है। इसके अंदर में आप देख, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज इसके अंदर में मैं ये देख रहा हूं कि इस पूरी व्यवस्था के अंदर में भी एक वैकल्पिक मीडिया जो है वो सोशल मीडिया डेवलप हो गया, जिसके कारण लोगों को इतना समझ में आ रहा है, लोगों को इतनी जानकारी मिल रही है। ठीक है, अन्यथा यदि वैकल्पिक मीडिया का स्थान नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो आप सोचिए लोगों को पता ही नहीं चलता, मुझे नहीं पता चलता कि मेरे जैसे और लाखों करोड़ों लोग हैं, आपको नहीं पता चलता कि आपके जैसे विचार वाले लाखों करोड़ लोग हैं, ये सबको आइसोलेशन में रख के और इसी तरीके से हर चुनाव पे चुनाव जीतते चले जाते हैं। जिस तरीके से दिल्ली के इलेक्शन में हमने देखा कि एक एक घर में 86 वोट मिल रहे हैं, यानी 2-3 कमरे के घर में कहां से 86 लोग रहेंगे और कहां से 86 लोगों ने वोट डालना चाहिए। तो ये चीज तो बिहार और किसी भी राज्य में हो सकता है। और सवाल ये है कि जिस राज्य में 56 लाख वोटों का एडिशन और डिलीशन हुआ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, 48 लाख नाम जोड़े गए, 8 लाख नाम हटाए गए, यानी 56 लाख जो है नामों के साथ में एक तरीके से समझिए कि उसमें चेंजेस किए गए हैं। टोटल जो वोटर्स थे वो 9.23 करोड़ थे। 60% भी यदि हम ले कि इलेक्शन हुआ है, वोटिंग हुआ है, तो 9.2 इंटू 6 ये आता है कुछ 5 करोड़ 40 लाख के आसपास में। 9 6 54, 5.5 करोड़ के आसपास में आता है। 5.5 करोड़ का 10% ही तो स्विंग वोट रहता है। तो जितना स्विंग वोट रहता है, जो इलेक्शन डिसाइड करता है कोई भी इलेक्शन, वही आपने अगर अपने हिसाब से जो है चेंजेस कर दिए, 55-56 लाख चेंजेस ही हो गए, तो फिर सामने वाले अपोजिशन पार्टी के पास बचा क्या? मतलब आप देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि 12 सीट 13 सीट कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जीतेगी, और एक जिले में एक एमपी के अंडर में 6 से 7 जो है विधानसभा की सीट आती है, और वही जब विधानसभा में है तो सिर्फ 16 सीट जीतेगी। अरे 13 सीट जीत रही है लोकसभा में और यहां जीत रही है 16 सीट, ये कैसे पॉसिबल है? एनसीपी 9 सीट 8 सीट जीती है शरद पवार की लोकसभा में, और विधानसभा में जीती है 10 सीट है। तो ये मतलब ये मजाक नहीं चल रहा, तो क्या चल रहा है? आप सिस्टमैटिकली जो है आप स्टेट्स को कैप्चर किए जा रहे हो, और क्यों कैप्चर कर रहे हो ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है।
कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक 2/3 स्टेट्स का आप वो रेटिफाई नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, तब तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं आएंगे। इनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना से लेके कई सारी चीजों में जो है वो चेंजेस करने हैं, और वो तभी संभव है जब स्टेट्स में आप जो है उतने स्टेट्स में फैलो। तो अभी बिहार निशाने पे है, बिहार के बाद में 2026 में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल इनके निशाने पे रहेगा, 2027 में उत्तर प्रदेश इनके निशाने पे रहेगा। यदि इनको ये एक्सरसाइज करनी है संजय जी, तो मैं ये कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, क्यों नहीं अभी ये जो सर का जो इन्होंने कार्य शुरू किया है बिहार के अंदर में, ऐसा इंटेंसिव रिसर्च जो है ये क्यों नहीं अभी से उत्तर प्रदेश में कर दे रहे? तो 3 महीने पहले करेंगे, उस 3 महीने के अंदर में आप कहां से 18-19 करोड़ की जनता का जो है वो भाग्य विधाता बन के जो है आप डिसाइड करोगे कि कौन जेन्युइन वोटर्स है और कौन जेन्युइन वोटर्स नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये इस तरीके का यदि छद्म रचा जा रहा है, इस तरीके का यदि व्यू रचना की जा रही है इलेक्शन को जीतने के लिए, तो बेहतर ये है कि आप वो चक्रव्यूह के अंदर घुसिए नहीं तो आपका अभिमन्यु होना तय है। बिल्कुल ठीक जी। बात है। केपी मलिक साहब, इस बीच में खबर आ रही है कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो हैं रामनाथ ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो उनसे नड्डा साहब मिले हैं, और अब जो उनके मिलने से चर्चा बहुत तेज हो गई। कल अवैध दुबे जी ने बातचीत में भी कहा था कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो माना जाए कि बिहार के चुनाव के लिए अगला नाम रामनाथ ठाकुर का हो सकता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए लॉटरी लग सकती है उनकी। आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। रामनाथ ठाकुर के फादर कर्पूरी ठाकुर बिहार के बहुत बड़े नेता थे और इनका एक वर्चस्व बिहार में है। और भारतीय जनता पार्टी की तो रणनीति रही है कि उनको बुलाने के लिए, आपने पीछे देखा होगा कि इनके फादर को भारत रत्न दे दिया था, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को अपनी गोदी में बिठा लिया था। उसका चुनाव को देखते हुए ये तमाम चीजें कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो बात अभी राजीव जी ने कही है और यहाँ जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बिहार में अभी इस तरह का महाराष्ट्र वाला मामला और हरियाणा वाला मामला बिहार में नहीं चल सकता। बिहार में चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे बेचने वाला हो, नेता हो, वहां तमाम लोग जो है सियासत करते हैं, सियासत पर डिस्कशन करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने इतनी मुश्किलात आ रही है और शाम दाम दंड भेद करके भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे बिहार में चुनाव जीतना चाहती है। और ये भी मालूम है कि चुनाव जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाना चाहती है। तभी वो क्लेम कर पाएगी वेस्ट बंगाल को, तभी वो क्लेम कर पाएगी उत्तर प्रदेश को। अगर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाती है या नहीं मैनेज कर पाती है तो इसका नुकसान आपको आसाम में भी देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल में रुतबा बढ़ जाएगा ममता बनर्जी का और उत्तर प्रदेश में आपकी हार निश्चित हो जाएगी। ये जो आपने पहले सवाल तेजस्वी वाला किया था, इस पे अमल इनको करना चाहिए अगर इनको बचना है तो। अगर बिहार नहीं बचा तो आप खाली बिहार मत गिनिए उसको, उसके साथ ये जो हम 3 स्टेट की बात कर रहे हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाले हैं अगर विपक्ष ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो। क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष के भी कुछ नेताओं की नस दबी हुई है, वो मायावती जी की भूमिका में आ जाते हैं, वो कब कभी छूटने लगती है उनकी जब ईडी सीबीआई का नाम आता है। तो जब तक उनके ऊपर से ईडी और सीबीआई का डर नहीं हटेगा तब तक उनकी कब कभी बंदी रहेगी। इसी मध्य तो कि हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हटे हैं, क्या इनकी कब कभी खत्म होगी क्या? अगर इनकी कब कभी हट गई तो ये सतपाल मलिक की भूमिका में आ जाएंगे और कब कभी बनी रही तो फिर ये मायावती जी की भूमिका में है ही। ठीक बात है, एकदम सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई और केपी साहब, आपने इतना समय दिया, मुझे बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे हम लोगों की परिचर्चा जो भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु पे थी। मुझको यकीन है चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन भी करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।